चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी क्लास 10 के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है उपभोक्ता अधिकार। तो इसके बारे में हम जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ कुछ अखबारों को दिया गया है। जैसे अखबारों के हेडलाइन में लिखा गया है कि गलत दवा देने से महिलाओं की मौत, गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें और नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार की नोटिस, सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ और उपभोक्ताओं के विकास पर कुछ मामले हैं, और बिना डॉक्टर के शुरू हो गया अस्पताल, ये सब हैं। तो उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णय के कुछ समाचारों के ये नमूने हैं। और इन मामलों में लोग इन संगठनों में क्यों गए और ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे और किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं बाजार में उपभोक्ता। तो बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के रूप में, और हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ये अंतिम वस्तुएं होती है। और पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ जरूरी नियमों और नियंत्रणों या उसी के लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकताओं का वर्णन किया था, और इसका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरी होती है, और इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दावे पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए जमीन बेचने को भी विवश कर सकते हैं, और इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती है और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों और विनियमों की बात की है, और ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। अब खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई भी शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रक्रियाएं होती है, अपने जो सामान खरीदी है वह अगर वह पसंद नहीं आते हैं तो कहीं और जाइए, और मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी ही नहीं रह पाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। और बाजार में शोषण कई रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, या मिलावटी हो गया या दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। जब उत्पादक थोड़ी और शक्तिशाली होती है और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो, और अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालिका पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोत से गलत सूचना देते हैं। और उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पादक बेहतर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पादन के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा, और कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह झूठे दावे करती आ रही थी। और इस तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियां से भी यह मनवाने के लिए कि उनका उत्पादन कैंसर का कारण हो सकते हैं, न्यायालय में लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियम की आवश्यकता होती है।
फिर देखते हैं उपभोक्ता आंदोलन के बारे में। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे और बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद और दुकान से संतुष्ट नहीं होता है तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पादों को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था, और यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए और इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाल दिया। और भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ शुरू हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल से मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी की आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया और हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। और इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। और 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया और यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो COPRA के नाम से प्रसिद्ध है। और आप COPRA के बारे में आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ है कि उपभोक्ता इंटरनेशनल, थोड़ा देख रहे तो 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश को अपनाया और यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाते हुए तो राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूत करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। और आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों के 200 संस्थाओं का एक संरक्षण संस्था बन गया है। चलिए अब देखते हैं, अगला टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार के बारे में। तो इसमें सबसे पहले सुरक्षा सबका अधिकार के बारे में देखें। जैसे यहाँ एक रेजी का कष्ट के बारे में दिया गया है कहानी के हिसाब से। रेजी मैथ्यू क्लास 9 का एक स्वस्थ लड़का है। केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकालवाने के लिए भर्ती हुआ और एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असमानता के लक्षण आ गए और जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। और उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया और राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की और मामले की जांच के लिए बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश भी दिया था। तो चलिए देखते हैं सुरक्षा सबका अधिकार। रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र की जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है एक छात्र। और जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। और ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी बल्ब होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण बन सकती है। और सेफ्टी बल्ब के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए और आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया
गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादन प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो सकता है और उपभोक्ता आंदोलन की बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। और उसके बाद दूसरा टॉपिक है वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी देखें। तो जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे, और ये जानकारियां उस वस्तु के अवयव, मूल्य, बेच संख्या, निर्माण की तरीका और खास और खराब होने के अंतिम तिथि और वस्तु बनाने के पते के बारे में भी जानकारियां होती है। और जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्तु खरीदते हो तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारी देनी पड़ती है? यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तु और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। अब जब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। और यदि अगर वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा पर उस पर नहीं छपी है तब भी निर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। और यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई वस्तु मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेची जाती है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP के द्वारा इंगित किया जाता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकता है। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने का अधिकार को बढ़ावा दिया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया था जो RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की भी सूचना पाने का अधिकार को सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कुछ घटना है यहाँ इंतजार दिया गया। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक में नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्र को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया और कर्मचारियों ने भी उसको प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य को योजना बना सके। और उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया क्योंकि उसके इंटरव्यू अच्छा दिया था। और फिर एक और कहानी है, पैसे लौटाए गए। तो अंसारी नगर के अभिरामी नामक एक छात्र ने दिल्ली के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्था के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया था। और उसके बाद पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब उसने 61,020 रुपये जमा किए थे। लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दायर किया तो आयोग ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्र को चुनने का अधिकार है। उसके बाद संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्था को बेकार की अपील करने का लिए 25,000 का दंड लगाया। उसने संस्था को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। और उसके बाद राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को
एडवांस में लेने के भी माना किया और आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ा और साथ ही जेल भी हो सकती है। तो हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु का लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसके सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तब आपको चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है और इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती और तब उसके साथ उसके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प ही नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है उन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तेरेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें और जो पिछले अध्याय में दिया गया है और कुछ ये उदाहरण है जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटती रहती हैं और इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। देखते हैं उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है और इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज कराता है, स्वयं उस किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। और आप यह जानने के लिए भी इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। और अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा था और उनकी बेटी को जब इस पैसे की जरूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए थे और यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा जारी किया था। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए गए थे और आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में या एक समूह के रूप में, जिसे क्लास एक्शन सूट कहा जाता है, शारीरिक रूप से अथवा इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने मुकदमों की कार्यवाही भी करवा सकता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन में विभिन्न संगठनों के निर्माण से पहले की गई है और जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। और ये उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए हैं और बहुत से अवसरों पर ये इन आयोग में व्यक्ति विशेष यानी उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और ये स्वयं सेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो अपने निवासी कल्याण संघ का नामपत्र अवश्य देख सकते हैं। यदि उसके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसायिक कार्रवाई होती है तो उसकी तरफ से संस्था मामलों को देखती है और कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निवारण के लिए जिला उसके बाद राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है और जिला स्तर का प्राधिकरण, जिसे उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहते हैं, 1 करोड़ तक के दावे से संबंधित मुकदमे पर विचार करता है जो जिला आयोग होता है। और उसके बाद राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक और राज्य स्तरीय की प्राधिकरण राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती है। और यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के आयोग में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के आयोग में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आयोग में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है।
जिसे हैं देखें कि कैसे इन्होंने अपना दर्ज किया था। तो इन्होंने अपने बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने का पोस्ट ऑफिस से जाते हैं और प्रकाश को यह पता चलता है कि रुपये उसकी बेटी को नहीं मिली थी और प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब दिया गया था। फिर इन्होंने प्रकाश से क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं और फिर प्रकाश तब एक नजदीकी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं और अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं और अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजते हैं और उसके बाद फिर वे आयोग कार्यालय में मुकदमे प्रश्न में बहस करते हैं और फिर आयोग कार्यालय के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं और फिर जज आयोग को फैसला सुनाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अगला टॉपिक है जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए आवश्यक बातों के बारे में थोड़ा देख लें। तो जब हम विभिन्न वस्तु और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे तब हम अच्छे और बुरे के में फर्क करना तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है और हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हो निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखें और आप खुद सोच सकते हैं। जैसे एक कोपरा है COPRA कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभाग को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है और आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी को अवगत कराती है जिसका वे प्रयोग कर सके। अपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन दिखे होंगे। जिससे यहाँ दिया गया है कि ISI और एक मार्क के बारे में। तो यहाँ विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय अपने निवारण पर लिखे अक्षरों ISI एक मार्क हॉलमार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा और जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो ये शब्द चिन्ह लोगों और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं और ऐसा संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्र को जारी करते हैं उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। और यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादकों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन कराना जरूरी नहीं होता है। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है जैसे कि LPG हो गया फिर सिंडर्स हो गया खाद्य रंग एवं उससे प्रयुक्त सामग्री सीमेंट बोतलबंद पेयजल आदि हो गए और इनके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण प्राप्त करें। और अगला टॉपिक है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में देखें तो 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था और भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्य विधियों के मामले में कुछ तरक्की की है और आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन जिनमें से केवल 50 से 60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल खर्चीले और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे आयोग की कार्यवाही में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है और ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फूट दुकानों से होती हैं और उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूत करने हेतु कोपरा यानी COPRA कोपरा का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ और जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पादन है तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों के निपटारे को अब उपभोक्ता आयोग के सभी 3 स्तरों को प्रोत्साहित किया गया और कोपरा के अधिनियम के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों को लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्रों में ये कमजोर है और इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों के प्रायः पालन नहीं होता और फिर भी उपभोक्ताओं के अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। और यह अवश्य कहा जा सकता है कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से उपयुक्त संघर्ष की जरूरत है।